सो हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। तो ये है लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, पढ़ा था कि क्या प्रोसीजर होता है फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने का, पार्टनरशिप फर्म को। हमने पढ़ा था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर हम फर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात तो आपको और बता दूं कि ये जो मैं जिस नोट से पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाएं वहाँ से नोट्स डाउनलोड करें और पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट है वॉलंटरी मेंबरशिप। द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलंटरी। मतलब कि अगर आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप लेनी है तो वॉलंटरी होती है, कि मतलब आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। आप कोई प्रेशर नहीं है कि आप मेंबरशिप ले ही, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से निकाला जाए। आप जब अपनी मर्ज़ी हो तब एंटर कर सकते हैं, जब अपनी मर्ज़ी हो जा सकते हैं। तो वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। ए पर्सन इज़ ए फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन एनी टाइम लीव एज पर इट डिज़ायर। जैसा कि मैंने बता दिया है कि फ्री टू ज्वाइन होता है। फ्री टू ज्वाइन मतलब अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकता है और जब उसकी मर्जी हो तब उसको छोड़ सकता है। समझ में आया? सेकंड पॉइंट, लीगल स्टेटस। इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। इट हैज़ ए सेपरेट आइडेंटिटी टू सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. It can enter into contracts and hold property in its name, sue and sued by others. It is not affected by entry or exit of members. अब आप ये समझें, जैसा कि हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप की जो फर्म होती है और पार्टनरशिप के मेंबर होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, सेम ही होते हैं। अगर कोई रिस्क हो तो पार्टनर के पर्सनल असेट भी रिस्क पे आ सकते हैं, कोई लॉस हो तो। लेकिन इस जगह पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ऐसा नहीं कहती। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, जो मेंबर्स होते हैं वो और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि मेंबर्स के आने से और मेंबर्स के जाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे वो चलती रहती है और इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है। अब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है मार्केट में। अब जैसे आप समझे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस में हज़ारों लाखों मेंबर्स हैं, तो रोज़ नए मेंबर्स जुड़ते हैं, रोज़ नए मेंबर्स छोड़ते हैं कंपनी को। तो इससे रिलायंस थोड़ी बंद हो जाती है। तो वैसे लेकिन रिलायंस कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो उसी प्रकार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें किसी के आने से किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो जैसा कि ये किसी मेंबर के नेम पे प्रॉपर्टी नहीं लेती, ये खुद जो इसका एक खुद का नेम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्रॉपर्टी खरीदती है या बेचती है, किसी थर्ड पार्टी को शू कर सकती है, मतलब उस पर केस कर सकती है, या इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। तो ये सारे इसके लीगल स्टेटस हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी के एंट्री से या किसी मेंबर के एग्जिट से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। अब पार्टनरशिप में क्या था, आपको मैं क्या है पार्टनरशिप से कंपेयर करके बता रहा हूँ क्यों कि उसमें क्या डिसएडवांटेज था और इसमें उसका क्या एडवांटेज है। तो जैसा कि पार्टनरशिप में क्या था कि जैसे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी। जैसे पार्टनर ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया 20,000 रुपये, तो अगर बिज़नेस को बड़ा लॉस हो गया तो पार्टनर के जो घर के जो असेट्स है, खुद के पर्सनल असेट है, वो भी रिस्क पे आ जाते थे। तो लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, जैसे अगर आप लिमिटेड पार्टनर हैं तब वो केस अलग हो जाता है, लेकिन वैसे पार्टनरशिप अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटी पार्टनर्स की। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है।
जितना वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर उन्होंने कैपिटल में 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है तो अब लॉस होगा उन्हें वो उस 1 लाख का ही होगा, उससे ज़्यादा वो देने के लिए लायबल नहीं होंगे अगर लॉस हो गया तो। क्या मतलब है इसका? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज ए कैपिटल। मतलब जितना अमाउंट उन्होंने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है उतने अमाउंट के लिए ही वो लायबल होंगे, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट ए मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर। तो यही एक अमाउंट होता है, यही मैक्सिमम अमाउंट है जो एक मेंबर होता है उसको उसके लिए लायबल होता है वो देने के लिए। मतलब उसका लॉस कितने का होगा? जितना उसने कैपिटल में इन्वेस्ट किया है उतना, उससे ज़्यादा उसका लॉस नहीं होगा। तो क्या होती है लायबिलिटी? कितनी होती है? लिमिटेड होती है उसकी लायबिलिटी। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? कंट्रोल। इट इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 50 मेंबर है तो 50 मेंबर्स ने अपना एक लीडर, अपना एक जो मैनेजिंग कमेटी है वो अपॉइंट कर दी है कि जो सारे जो डिसीजंस होंगे वो लेगी, वो कमेटी लेगी। तो क्या होता है जो डिसीजन लेने की पावर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसके हाथ में होती है? एक मैनेजिंग कमेटी होती है उसके हाथ में होती है। तो कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में के फ़ायदे के लिए तो वो लेती है कमेटी। लेकिन वोटिंग राइट्स होते हैं सारे मेंबर्स के पास, सारे मेंबर्स के वोट यानी कि उनका मत पूछा जाता है, उसके बाद डिसीजन लेती है वो कमेटी। द राइट टू गिव वोट गिव्स द मेंबर्स ए चांस टू चूज द मेंबर्स हु विल कंस्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी एंड लेंस द कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। तो क्या बोल रहा है ये कि जैसा कि इसने बोल रहा है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पहले क्या है कि वो मैनेजिंग कमेटी में कौन मेंबर बनेंगे, उस कौन लीडर बनेगा उनके लिए, उसके लिए वोट होते हैं और उस वोट के अनुसार, उस वोट के अकॉर्डिंग एक मैनेजिंग कमेटी कंस्टिट्यूट होती है यानी कि बनती है और फिर वो जो पूरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मैनेज करते हैं। तो आ गया कंट्रोल कौन करता है, कैसे होता है मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है सर्विस मोटिव। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पज लेज एम्फेसाइज ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, जो ऐसी सोसाइटीज़ होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है? अपने मेंबर्स को की हेल्प करना और उनका वेलफेयर करना, उनको इकोनॉमिकली भी प्रॉफिट देना, उनको पर्सनली भी प्रॉफिट प्रोवाइड कराना। वो उनका क्या होता है, ऐसी सोसाइटीज़ का मेन मोटिव होता है। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका मेन मोटिव होता है अपने जो मेंबर्स होते हैं उनका वेलफेयर करना। और if any surplus is generated as a result of its operation, it is distributed amongst the members as dividend in conformity with the bylaws of society। तो अगर फिर भी कोई इनके ये जो बिज़नेस ऑपरेशंस करते हैं उसमें अगर इनको कोई प्रॉफिट होता है, कोई सरप्लस होता है तो वो उनके मेंबर्स में डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। जो सोसाइटी का लॉ है उसके अनुसार, उसके हिसाब से इनको इनके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो पढ़ेंगे अब हम। तो फर्स्ट मेरिट क्या है? इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। इट गवर्न्स द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। जैसा कि प्रिंसिपल है कि एक आदमी का एक वोट होता है, तो उसी के प्रकार उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक आदमी का, एक मेंबर का एक वोट होता है। नो मैटर्स व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो क्या है कि कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करता कि उसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। जिसने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा उसको भी एक ही वोट देने का राइट होगा, जिसने कम कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा उसको भी एक वोटिंग राइट होगा। वोटिंग राइट सबको इक्वली रहते हैं। जैसे हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी में है कि एक गरीब आदमी भी अपना वोट दे सकता है, एक अमीर आदमी भी वोट दे सकता है, वैसे ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें भी चाहे
कोई आदमी लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे कैपिटल पे, चाहे कोई 1000 रुपये करे, सबको सेम इक्वल वोटिंग राइट्स मिलता है। तो ये इसका मेरिट है। सेकंड मेरिट क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। द पर्सनल असेट्स ऑफ द मेंबर्स वर देयरफॉर सेफ फॉर बीइंग यूज्ड टू रीपे बिजनेस डेब्ट्स। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है ये पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, और एक और बार डिस्कस करते हैं मेरिट्स भी, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये मेरिट भी है, एक फ़ायदा भी है कि जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ जितना वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना वो इन्वेस्ट करते हैं, जितना कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट किया है अगर कैपिटल में, तो सिर्फ वो 10,000 रुपये तक ही लायबल होंगे। अगर बिज़नेस को लॉस होगा तो उससे ज़्यादा वो लायबल नहीं होंगे। तो इस तरह उनके पर्सनल असेट भी रिस्क पे नहीं आते और पर्सनल असेट सेफ रहते हैं, और उससे बिज़नेस के डेट्स नहीं चुकते। बिज़नेस के जो भी लॉस होता है तो वो उनके पर्सनल असेट्स रिस्क पे नहीं आते कभी भी मेंबर्स के, तो ऐसे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टेबल एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, बैंकरप्सी और इंसैनिटी ऑफ मेंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा कि हमने पढ़ा था कि कितने ही मेंबर आएंगे, कितने ही मेंबर जाएंगे, तो उससे इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके अस्तित्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो कंटिन्यू चलती रहेगी, चाहे कोई मेंबर की डेथ होए, चाहे कोई मेंबर दिवालिया हो जाए। बैंकरप्सी मतलब मेंबर का दिवालिया होना, या इंसैनिटी यानी कि पागलपन, अगर मान लीजिए मेंबर कोई पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए किसी भी मेंबर के, उससे इसके एग्जिस्टेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कंटिन्यू चलती रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये एक इसका अच्छा एडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। एज द मेन फोकस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू एलिमिनेट मिडल मैन, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट्स। द कंज्यूमर और प्रोड्यूसर देमसेल्व्स आर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड हेंस द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज़ लोअर। अब आप समझें कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसका मेन एम क्या होता है? जो मिडिल मैन होते हैं, जो बीच के दलाल होते हैं, उनको हटाना उनका मेन एम होता है, क्योंकि वो जो ज़्यादा पैसे लेते हैं, उनसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं कस्टमर्स को। तो ये क्या करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, जो मेंबर होते हैं, तो कुछ मेंबर क्या होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर देते हैं और बाकी के मेंबर्स को वही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मान लीजिए, जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक, उसके कुछ मेंबर हैं, वो मान लीजिए सपोज़ कीजिए गेहूँ उगा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, वो गेहूँ जो उगाएंगे वो जो सोसाइटी के मेंबर हैं उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं के लिए वो गेहूँ उगाएंगे। तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, खुद ही प्रोड्यूसर्स हो गए मेंबर। अब वो प्रोड्यूसर्स अपनी सोसाइटी के जो मेंबर है, खुद की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसके मेंबर है, उनको सस्ते में प्रोवाइड करेंगे वो गेहूँ। तो इससे क्या हुआ, वो सोसाइटी के लोग आपस में एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं, और बीच के जो दलाल होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, वो ज़्यादा दाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, सोसाइटी के मेंबर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोसाइटी के मेंबर्स के यूज़ आ रहा है वो। तो इससे रिस्क भी कम रहता है, बैड डेट्स भी नहीं होते बिजनेस में। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। फिफ्थ पॉइंट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। दिस द कोऑपरेटिव सोसाइटीज exemplifies the idea of democracy and hence find support from the government in form of low taxes, subsidies and low interest rates on loans। तो इसका क्या मतलब है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको गवर्नमेंट से भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है। उस टैक्स रेट होती है जो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कम टैक्स रेट लगाती है, उनको सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। अगर कोई लोन लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट से, तो उस पर कम इंटरेस्ट रेट लगाती है। तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, वो बिज़नेस प्रॉफिट अर्न करता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल होता है। तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना, गवर्नमेंट से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। तो ये भी एक अच्छा मेरिट है। लास्ट मेरिट पढ़ते हैं, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट कैन बी स्टार्टेड विथ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सिंपल विथ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़। इट्स फॉर्मेशन is governed by Cooperative Societies Act 1932।
तो क्या मतलब है इसका, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसके लिए कम से कम कितने मेंबर की जरूरत होती है, 10 मेंबर। तो इजी फॉर्मेशन होता है, बस 10 कम से कम 10 मेंबर मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है इसका, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आपको एक्ट याद रखना है, जैसे पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन सा एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो इसका फॉर्मेशन ईजी होता है, बस कम से कम 10 मेंबर्स जुड़ के इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप को कितने मेंबर स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम 2 मेंबर चाहिए होते हैं पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 10 मेंबर। तो ये भी एक मेरिट है। तो आज के हमारे मेरिट्स भी कंप्लीट हो गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास के बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो नोट्स मैं इस चीज़ से पढ़ा रहा हूँ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से इंस्टाग्राम हैंडल भी ज्वाइन करें। और अपना और अपने घर वालों का इस कोविड सिचुएशन में ध्यान रखें, सेफ़ रहें, घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कम निकलें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, जय श्री श्याम।